क्या स्टीव स्मिथ को बलि का बकरा बनाया गया और उन पर अननेसेसरी एलिगेशंस लगाए गए? क्या चीटिंग सिर्फ एक तरफ से हो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम के सिर्फ 3 मेंबर्स को इस प्लान के बारे में पता था? 2018 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज क्रिकेट हिस्ट्री का एक ऐसा बदनाम चैप्टर है जो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। ये सीरीज थी हाई ड्रामा, इंटेंस राइवलरीज और एक ऐसे स्कैंडल की जिसने क्रिकेटिंग दुनिया को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। You premeditated the cheating. Cheating? I would ban anyone involved in it. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को कई यादगार मोमेंट्स दिए हैं जो आज भी लोग याद करते हैं, चाहे वो 99 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो जिसमें साउथ अफ्रीका 1 रन से हार गई थी, या फिर 2006 में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई हिस्ट्री का हाईएस्ट रन चेस किया था। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो इनकी स्पोर्टिंग राइवलरी हमेशा की तरह काफी एक्साइटिंग हो जाती है, लेकिन एक बार इस राइवलरी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी आवाज पूरी दुनिया ने सुनी। इन सिंपल वर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टैंपरिंग की, जिसके चलते उनके 3 खिलाड़ी डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन बॉल टैंपरिंग क्या होती है? सीधे सीधे कहूँ तो बॉल टैंपरिंग का मतलब है क्रिकेट बॉल को जानबूझकर इलीगल तरीके से बदलना ताकि बॉलर को अनफेयर एडवांटेज मिल सके, जिसमें बॉल के एक साइड को शाइनी और दूसरे साइड को रफ किया जाता है, जिससे बॉल रिवर्स स्विंग होती है और बॉलर को एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉल टैंपरिंग क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुई थी। लेट 70s 80s में जब टेलीविजन और कैमरास नहीं होते थे, बॉल टैंपरिंग आम थी। पहले इस इशू को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। अगर कोई प्लेयर बॉल टैंपरिंग में पकड़ा जाता तो उस पर ज्यादातर 1 या 2 मैचेस का बैन लगता और मैच फीस का कुछ हिस्सा डिडक्ट हो जाता। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। 2013 और 2016 में फाफ डु प्लेसी खुद बॉल टैंपरिंग करते हुए पाए गए थे। लेकिन इन प्लेयर्स को इतना हार्शली क्यों ट्रीट किया जा रहा था? आईसीसी हमेशा की तरह उन्हें नॉर्मली पनिश करने वाला था, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मीडिया के दबाव में आ गई थी और वो चाहते थे कि प्लेयर्स पर एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को दुनिया भर में सिर्फ उनके जीतने वाले एटीट्यूड के लिए नहीं बल्कि एक एग्रेसिव और नेवर गिव अप अप्रोच के लिए भी माना जाता है। 2000s की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया एक इनविंसिबल टीम थी। लेजेंड्स लाइक शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, ग्लेन मैकग्रा ने ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की टॉप क्रिकेटिंग नेशन बनाया। वर्ल्ड कप्स, एशेज और चैंपियंस ट्रॉफी, दे वॉन एवरीथिंग। लेकिन जैसे ही ये लेजेंड्स रिटायर हुए, न्यू एरा ने टेक ओवर लिया। जब 2015 में माइकल क्लार्क ने रिटायरमेंट लिया तो 25 साल के स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया का फुल टाइम कैप्टन बना दिया गया, जो उस समय आर्ग्यूबली दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में से एक थे, लेकिन कैप्टनसी में उतने ही इनएक्सपीरियंस। स्टीव स्मिथ ने अपने कैप्टनसी के अर्ली डेज में काफी अच्छा काम किया। उन्होंने न्यूजीलैंड को 2 बार हराया और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी सीरीज जीती। स्मिथ की लीडरशिप में टीम ने डोमिनेंस दिखाया और उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी टॉप पर थी। लेकिन 2016-17 का वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। 2016 में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से 3-0 से टेस्ट सीरीज हारती है। उसी साल ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर साउथ अफ्रीका से 2-1 से टेस्ट सीरीज हारी, जिसमें होबार्ट में उनकी पूरी टीम 85 रन पर ऑल आउट हो गई थी। 2017 में फिंच की ऑस्ट्रेलियन टीम न्यूजीलैंड से 2-0 से ओडीआई सीरीज हारती है और श्रीलंका से T20 सीरीज 2-1 से हारती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। ये पीरियड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के लिए काफी टफ रहा। स्मिथ अपने करियर में पहली बार ऐसे प्रेशर को फेस कर रहे थे एंड ही हैज नो आइडिया हाउ टू डील विद इट। एशेज से पहले ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। ऐसे में एसीबी के सीईओ जेम्स सदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के थके हुए प्लेयर्स को कन्फ्रंट किया। उन्होंने प्लेयर्स को ये कहकर इंटिमिडेट किया कि ऑस्ट्रेलियन टीम्स में चेंजेस कंसिडर किए जा रहे हैं। इस कन्फ्रंटेशन ने प्लेयर्स पर और ज्यादा प्रेशर डाल दिया। स्टीव स्मिथ ने अपनी बायोग्राफी में इसके बारे में लिखते हुए कहा कि उन्हें हारने की इजाजत नहीं थी और उन्हें खेलने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए पैसे दिए जाते थे। इस मेंटालिटी ने टीम पर जीतने का और ज्यादा प्रेशर डाल दिया। डेविड वार्नर के मैनेजर ने तो ये भी क्लेम किया कि एसीबी ने बॉल टैंपरिंग को केप टाउन टेस्ट से काफी पहले ही अप्रूव कर दिया था। इस एलिगेशन ने एसीबी पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन इस बात का कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला। एशेज स्टार्ट होती है और पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलियंस का डोमिनेशन रहता है। फर्स्ट टेस्ट में तो स्टीव स्मिथ ने अकेले ही इंग्लैंड को मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसके बाद इंग्लैंड इस सीरीज में कमबैक ही नहीं कर पाई। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया एशेज 4-0 से जीत जाती है। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया उस विन को सेलिब्रेट करता है, वो चीजें उनकी क्रिकेट पंडित्स को पसंद नहीं आती। Thought that was pretty arrogant. Embarrassing events in modern Australian cricket history. एशेज खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया बिना किसी रेस्ट के साउथ अफ्रीका निकल जाती है। 2018 की साउथ अफ्रीकन टीम को दुनिया के बेस्ट बैटिंग लाइनअप में से एक माना जाता था। टीम के अंदर बड़े बड़े नाम थे,
जैसे एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, फाफ डु प्लेसी, क्विंटन डी कॉक, डीन एल्गर और यंग एडन मार्करम। ये सभी प्लेयर्स जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे और इनकी बॉलिंग लाइनअप भी उतनी ही डेडली थी। कगिसो रबाडा, वन फिलैंडर, मोने मॉकल जैसा अंडररेटेड ट्रायो जो अपने पेस, बाउंस और एक्यूरेसी से किसी भी ऑपोजिशन को तबाह करने की ताकत रखते थे। दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच भी रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। जब पिछली बार इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेला था तब भी काफी कंट्रोवर्सीज और हीटेड एक्सचेंजेस हुए थे, लेकिन इस बार जो आर्ग्यूमेंट होने वाली थी उसका स्केल पिछली दफा से काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला था। पहला टेस्ट किंग्समीड डर्बन में खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। विद द हेल्प ऑफ मार्श 96 रन्स ऑस्ट्रेलिया अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 351 रन्स बनाती है, जिसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप मानो ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स और मिचेल स्टार्क ने साउथ अफ्रीका बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रख दिया। एबीडी एक एंड पर खड़े थे लेकिन दूसरे एंड से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। ही स्कोर्ड अनबीटन 71 और साउथ अफ्रीका महज 162 रन्स पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया इज सो पम्प्ड, और होती भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास साउथ अफ्रीका को हराने का एक गोल्डन चांस था। सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को 417 रन का टारगेट देती है। 417 चेस करने उतरी साउथ अफ्रीका का स्कोर 49 for 4 हो गया था, लेकिन अभी भी उनका एक की प्लेयर क्रीज पर था, मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स। डिविलियर्स वो खिलाड़ी थे जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते थे। अगर एबीडी मार्करम के साथ पार्टनरशिप कर लेते तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार सकती थी। पहली इनिंग्स में भी एबीडी ने अनबीटन 71 रन्स बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब नहीं था उन्हें आउट करने का। अगर ऑस्ट्रेलिया एबी को आउट नहीं कर पाती तो वो वही कर सकते थे जो उन्होंने 2008 में पर्थ में ग्रैम स्मिथ के साथ मिलकर किया था, जब उन्होंने 414 रन्स चेस किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लकीली ऑस्ट्रेलिया की किस्मत अच्छी थी उस दिन। एबीडी और मार्करम के बीच एक मिसकम्युनिकेशन होती है और एबीडी रन आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खुशी से पागल हो जाते हैं। नाथन लायन रन आउट करने के बाद एबीडी के ऊपर बॉल गिरा देते हैं और दूसरी ओर डेविड वार्नर भी कुछ हार्श वर्ड निकालते हैं, लेकिन एबीडी के लिए नहीं, यंगस्टर मार्करम के लिए, और यहाँ से दोनों टीम्स के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। टेस्ट मैच की हार तय लग रही थी और इस रन आउट इंसिडेंट पर डिकॉक ने रिस्पॉन्ड करते हुए डेविड वार्नर को स्लेज करना चालू किया। उस मैच के दौरान डेविड वार्नर और क्विंटन डिकॉक लगातार एक दूसरे को स्लेज कर रहे थे। वार्नर ने अपने स्लेजिंग में कुछ पर्सनल कमेंट भी किए, जिसमें उन्होंने एबी डिविलियर्स को ओवरवेट और अनप्रोफेशनल तक कह दिया। ये स्लेजिंग सिर्फ फील्ड तक ही नहीं रुकी बल्कि ड्रेसिंग रूम तक भी चली गई। जब प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम जा रहे थे तब भी एक दूसरे को स्लेज कर रहे थे। बाद में चेंज रूम के कुछ विजुअल लीक हो गए और मीडिया इन खबरों पर टूट पड़ी। साउथ अफ्रीका 417 चेज नहीं कर पाती और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 118 रन से जीत जाती है। इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर नाथन लायन को अपने अनस्पोर्टमैनशिप बिहेवियर के लिए आईसीसी ने 15% मैच फीस का फाइन और एक डिमेरिट पॉइंट दिया। डिकॉक को इस अल्टरकेशन के लिए एक डिमेरिट पॉइंट और अपनी मैच फीस का 25% खो देना पड़ा। डेविड वार्नर को 70% मैच फीस का फाइन और 3 डिमेरिट पॉइंट्स दिए गए। सुपर स्पोर्ट, जो साउथ अफ्रीका के सभी होम मैचेस का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, उनको इस सीरीज से पहले ही कहा गया था कि वो ऑस्ट्रेलियंस पर नजर रखें और देखें कि वो बॉल को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इसके बाद दोनों टीमें पोर्ट एलिजाबेथ पहुंचती हैं। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमों ने यहाँ मैच खेला था तब साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिसमें डेल स्टेन ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया था और सीरीज में कमबैक किया था। साउथ अफ्रीका को ये उम्मीद थी कि उनके लिए ये काम कगिसो रबाडा कर सकते हैं, जो डेल स्टेन ने 2014 में किया था। मैच स्टार्ट हुआ और रबाडा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को एक एक करके डिसमेंटल करने लगते हैं। रबाडा ने स्मिथ को आउट किया और कुछ ऐसा सेंड ऑफ दिया, जिसके बाद उनके नेक्स्ट मैच खेलने पर भी बैन लगने की बात होने लगी। डेविड वार्नर आउट होकर ड्रेसिंग रूम जाते वक्त एक फैन से भी उलझ जाते हैं, जो उनके फ्रस्ट्रेशन और एंगर को साफ साफ दिखा रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के टाइम भी बॉल बहुत जल्दी रिवर्स स्विंग हो रही थी। साउथ अफ्रीका इस मैच को इजीली जीत जाती है विद द मास्टर क्लास ऑफ एबीडी एंड रबाडा, जिन्होंने इस मैच के दोनों इनिंग्स में 11 विकेट्स लिए और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को तोड़कर रख दिया। थर्ड टेस्ट मैच केप टाउन। सीरीज 1-1 से लेवल थी और ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में थी। वो डेस्परेट थे जीतने के लिए। अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया था कि उन पर पूरे टाइम कैमरास रहते हैं और उनके हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है। ये मैच बाकी मैचेस से कुछ अलग ही था। डेविड वार्नर, जो यूजुअली स्लिप्स में रहते थे, वो बाउंड्री पर थे और उन्होंने अपने
हाथ में कुछ ज्यादा ही बैंडेज लगाए थे। 43rd ओवर में कैमरा पैन होता है कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट पर, जो अपने ट्राउजर से एक पीली चीज को निकालते हुए नजर आते हैं। ये सब सुपर स्पोर्ट के कैमरा टीम ने कैप्चर किया, जिसे पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड देख रहा था। सब देख के उनके कोच लेमन शॉक हो जाते हैं और वो वॉकी टॉकी से डगआउट में बैठे पीटर हैंड्सकॉम्ब से बात करते हैं और हैंड्सकॉम्ब बैनक्रॉफ्ट के पास जाकर उन्हें ये बताते हैं। बैनक्रॉफ्ट ये सब सुनकर घबरा से जाते हैं और सैंड पेपर को अपने ट्राउजर के अंदर छुपाने लगते हैं। ये सब करते हुए उन्हें पूरी दुनिया देख रही थी। उसके बाद अंपायर्स कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट के पास जाते हैं और बैनक्रॉफ्ट अपनी पॉकेट से एक डार्क माइक्रोफाइबर सनग्लास का पाउच दिखाते हैं। अंपायर्स उनकी बातों से सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि बॉल पर कुछ नोटिसेबल चेंज नहीं दिख रहा था। के बाद स्टीव स्मिथ कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं, जहां बैनक्रॉफ्ट ये कहते हैं कि वो टेप का इस्तेमाल कर रहे थे। On myself, I saw an opportunity to potentially use some tape, get some granules from the rough patches on the wicket and try to I guess change the ball condition. बैनक्रॉफ्ट अपनी गलती तो मान लेते हैं, लेकिन जो वो कह रहे थे वो पूरी तरह से सच नहीं था। वो सैंड पेपर का जिक्र नहीं करते। असल में सैंड पेपर को इस्तेमाल करने का चमत्कारी आइडिया डेविड वार्नर का था। वार्नर ने इसके लिए जस्टिफिकेशन दिया कि उन पर कैमरास की नजर बनी रहती थी, इसलिए उनकी जगह बैनक्रॉफ्ट को ये काम करना पड़ेगा। बैनक्रॉफ्ट पर बॉल टेम्परिंग और मैच ऑफिशियल को मिसगाइड करने का एलिगेशन लगा, जबकि स्टीव स्मिथ ने बॉल टेम्परिंग तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी इस मामले को इग्नोर करना चाहा। अगले मैच के लिए स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट को बैन कर दिया गया। ये मामला इतना बढ़ गया था कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को मीडिया के सामने आना पड़ा और एसीबी को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए कहना पड़ा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉल टेम्परिंग पहले भी कई बार हो चुकी है और आईसीसी का इस मामले से निपटने का अपना तरीका है, पर इस बार की स्टोरी बहुत अलग थी। आईसीसी ने स्मिथ को एक मैच का बैन और 100% मैच फीस डिडक्शन, और बैनक्रॉफ्ट को तो बैन नहीं लगा, पर उनके मैच फीस का 75% डिडक्ट हुआ। एसीबी पर मीडिया ने प्रेशर बना रखा था। टीम की पब्लिक में इमेज और एग्जाम्पल सेट करने के लिए एसीबी ने स्मिथ और वार्नर को 12 महीने के लिए बैन कर दिया, जबकि बैनक्रॉफ्ट को 9 मंथ्स के लिए बैन किया गया। तीनों प्लेयर को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था और उन्हें लीग्स खेलने की भी परमिशन नहीं थी। स्मिथ और वार्नर दोनों को आईपीएल से 2.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा। उन्हें कैप्टेंसी बैन भी दिया गया, जिसमें स्मिथ को बैन के बाद 1 साल तक कैप्टेंसी के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता था, जबकि डेविड वार्नर को तो लाइफ टाइम ऑस्ट्रेलियन कैप्टेंसी से बैन कर दिया गया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि टीम के 3 प्लेयर्स ये प्लान बनाते हैं, बॉल को खराब करते हैं, लेकिन बॉलर्स को इस प्लान के बारे में पता ही नहीं था। साउथ अफ्रीकन्स को भी पता था कि क्या चल रहा है, कैमरा टीम को भी पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन जिनके पास बॉल थी उन्हें ये नहीं पता था कि बॉल को खराब किया जा रहा है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के तीनों बॉलर्स मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड साफ साफ मना कर देते हैं कि उन्हें इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। टीम पेन के अकॉर्डिंग केप टाउन ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स अलग अलग ग्रुप्स में बैठते थे, बॉलर्स एक तरफ, ओपनिंग बैट्समैन दूसरी तरफ। ये सेटअप ऐसा था कि अगर एक रूम में कुछ होता तो दूसरी तरफ के प्लेयर्स को शायद ही आइडिया होता। कुछ साल बाद एक इंटरव्यू में बैनक्रॉफ्ट ने कहा कि ये बात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बॉलर्स को पता था या नहीं। कोच डेरिल लेमन ने भी कुछ साल बाद कहा कि उन्हें भी इस बारे में कुछ आइडिया नहीं था और सीरीज खत्म होने के बाद उन्होंने डिजाइन कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, जिसमें फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इयान चैपल ने एसीबी को सपोर्ट किया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने कहा कि जीतना जरूरी है, लेकिन जीतने का तरीका उससे ज्यादा जरूरी है। स्पोर्ट कमेंटेटर हर्षा बोगले ने कहा कि ऐसी पनिशमेंट ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कोई देश दे नहीं सकता। गौतम गंभीर ने भी इस पनिशमेंट को हार्श बताया। फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर केविन पीटरसन ने कोच लेमन को इस प्लान के बारे में ना पता होने पर सवाल उठाया, जबकि फ्लिंटॉफ ने कहा कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को इस प्लान की भनक नहीं थी। टॉम मूडी, माइकल वॉन ने भी ऑस्ट्रेलिया के डिसीजन को हार्श बताया, जबकि शेन वॉन और क्लार्क ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इस प्लान में सिर्फ 3 लोगों का इन्वॉल्व होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। फाइनेंशियली भी प्लेयर्स को बहुत नुकसान हुआ। आईपीएल और एसीबी कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा एलजी और एसिक्स ने भी स्मिथ के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट कर दिया। 9 मंथ्स के बैन के बाद बैनक्रॉफ्ट ने बीबीएल में कमबैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज में वार्नर और स्मिथ ने वापसी की। दोनों ने 2019 का वर्ल्ड कप और एशेज खेला। वर्ल्ड कप और एशेज के दौरान भी उन्हें हैवी क्रिटिसिज्म और बू का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या इस मामले को और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही एपिक क्रिकेट स्टोरीज मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।